हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देव और मैं आपका इस पढ़ाई की सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने BPSCT 131 का सेक्शन 2.3 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 2.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2.4 वेक्टर फंक्शंस। तो अब हम वेक्टर फंक्शंस को पढ़ेंगे। वी बिगेन दिस सेक्शन बाय गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू स्केलर फंक्शंस। तो हम जो है इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं स्केलर फंक्शन से। In your school calculus course, you have studied about a real valued function of a single real variable, usually denoted by fx. Recall that. तो ये क्या कह रहा है कि आपने अपने स्कूल के कैलकुलस कोर्स में रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा जो कि सिंगल रियल वेरिएबल के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनको हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि एफ जो है फंक्शंस को हमने पढ़ा है। इधर एक नोट दे रखा है इसी के बारे में। यू मस्ट हैव स्टडीड द स्केलर फंक्शंस इन योर स्कूल मैथमेटिक्स कोर्स। तो वही बोल रहा है कि आपने जो है अपने स्कूल के मैथमेटिक्स कोर्स में स्केलर फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा है। इसके बाद में यहाँ पे एक और नोट दे रखा है, उसमें बता रखा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दिस केस एक्स। तो क्या कह रहा है कि डोमेन जो होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा, एक कंप्लीट सेट होगा जो भी पॉसिबल वैल्यूज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जो कि इस केस में एक्स है। तो एक्स की जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो इस केस में इस फंक्शन की जो है डोमेन हो जाएगा। इसके बाद में द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर बाय। और रेंज जो होता है फंक्शन का वो क्या होता है, वो एक कंप्लीट सेट होता है जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है इस केस में इस फंक्शन के केस में, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के केस में वो उसकी रेंज में काउंट होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स विद इन सम डोमेन द फंक्शन एफ एक्स असाइंस अ यूनिक रियल नंबर विच इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स। तो ये क्या बोल रहा है कि हर एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो कि किसी एक डोमेन में है, द फंक्शन एफ एक्स असाइंस अ यूनिक रियल नंबर। तो हमारा फंक्शन जो है वो एक यूनिक रियल नंबर असाइन करता है विच इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स, जो कि जो है उस फंक्शन की वैल्यू होती है एक्स के रूप में, जो एक्स एक पॉइंट है उसकी पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो असाइन करता है। सो व्हेन द इनपुट टू द फंक्शन इज अ रियल नंबर द आउटपुट टू द फंक्शन इज आल्सो अ रियल नंबर। तो जब जो है उसका इनपुट जो है फंक्शन का वो अगर रियल नंबर होगा तो उसका आउटपुट जो है फंक्शन का वो भी एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे ये बता रखा है। इसके बाद में यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे एक टेबल दे रखी है फंक्शंस के लिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ डिफाइन अ वेक्टर फंक्शन। अब हम जो है वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसके बाद में हमारा आता है सब सेक्शन 2.4.1 डिफाइनिंग वेक्टर फंक्शंस। तो वेक्टर फंक्शंस को अब डिफाइन करते हैं। लेट अस बिगिन बाय आस्किंग हाउ डू वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। तो हम जो है सबसे पहले ये डिस्क्राइब करके ये बताते हैं कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल किसी भी एक प्लेन के ऊपर उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। उस प्लेन को हम मान लेते हैं कि वो एक्स वाई प्लेन है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक एग्जांपल। तो हम जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक एग्जांपल। तो वो एग्जांपल क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो हमने मान लिया कि एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो ए है। एंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम टी एज फॉलोज। और जो कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है पार्टिकल के वो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ में, और वो इस प्रकार से चेंज हो रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है इज इक्वल टू में ए कोस ओमेगा टी, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल टू हो रहा है ए साइन ओमेगा टी। तो जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे कोऑर्डिनेट जो है वो भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे इसको एक डायग्रामेटिक तरीके से बता रखा है। सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि ये पॉइंट्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सारे बता रखे हैं। यहाँ पे इसका रेडियस भी दे रखा है और इस सर्कुलर मोशन में ये मूव कर रहा है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज द वेक्टर आर। तो पोजीशन वेक्टर जो है पार्टिकल का उसको हम वेक्टर आर बोलते हैं। एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम टी, फिगर 2.10, आप फिगर 2.10 में देख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट के लिए आप जो है पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट की वो निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आर से डिनोट कर रखी है। नोट दैट एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड दस चेंज विथ टी। तो जो आप देखेंगे कि एक्स वाई जो है ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट पी के, इस पॉइंट पी के, और ये जो है टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो द पोजीशन वेक्टर आल्सो चेंजेस विद टाइम एंड वी डिनोट इट एज वेक्टर आर टी। हम इसको जो है आप देख सकते हैं कि वेक्टर जब ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं उसी के साथ साथ हमारा वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर जो है वो भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। तो हम जो है इसको डिनोट करते हैं वेक्टर आर टी से। इट इज़ देयर फॉर गिवन एज, तो इसलिए ये इस प्रकार से यहाँ पे ये दिया गया है। वेक्टर आर जो है वो हो जाता है हमारा वेक्टर आर टी इज इक्वल टू में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप
इज इक्वल टू में ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में ए साइन ओमेगा टी जे कैप। इस प्रकार से हम जो है इसके वेक्टर को दिखाते हैं, जो यानी कि पोजीशन वेक्टर को दिखाते हैं। हियर आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो आई कैप और जे कैप दिखा रखे हैं ये यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, ये तो हमें पता ही है। द वेक्टर आर टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे जो ये आर टी जो वेक्टर है हमारा, ये एग्जाम्पल है वेक्टर फंक्शन का। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तरीके से इसको, क्योंकि ये रेडियस जो है यानी कि ये पोजीशन वेक्टर के द्वारा दिखा रखा है, तो जब भी कोई से भी ग्राफ या फिर लाइन जो है, कोई ग्राफ है, उसको अगर हम पोजीशन वेक्टर के द्वारा डिनोट कर पाए तो वो हमारा वेक्टर फंक्शन हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट तरीके से इस प्रकार से हम बता सकते हैं। इन दिस केस आर टी जो है हमारा इज अ वेक्टर फंक्शन विद अ वेरिएबल टी, जो कि हमारा इस केस में ये आर टी हमारा वेक्टर फंक्शन है और जिसका वेरिएबल जो है वो टी है। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट्स अ वेक्टर आर कोरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यूज ऑफ टी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा वेक्टर जो है यानी कि वेक्टर आर एग्जिस्ट करता है जो कि हर एक वैल्यू ऑफ टी के लिए अलग अलग है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दैट कोरस्पॉन्ड टू द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन। तो जो सेट होता है, जो भी रियल नंबर का सेट है जो कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है उससे जो होते हैं सारे सेट जो है रियल नंबर का, उसका वो हमारा डोमेन कहलाता है ऑफ द फंक्शन, किसी भी एक वेक्टर फंक्शन का। एनी फंक्शन whose range is a set of vectors is called a vector function। तो कोई सा भी फंक्शन हो, ऐसा कोई सा भी फंक्शन जिसकी जो रेंज जो है वो एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो उसको हम वेक्टर फंक्शन कहते हैं। इन फिगर 2.10 वी हैव ड्रॉन द वेक्टर आर टी डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन 2.22 ए एंड बी एंड 2.23। इन इक्वेशन के द्वारा जो दिखा रखा है हमने आर को, उसको यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया है, इन फिगर में ड्रॉ किया है इस फिगर में। एट द 3 इंस्टेंस ऑफ टाइम, 3 टाइम पे इसको ड्रॉ किया गया है। एक तो टाइम इज इक्वल टू में 0 है, एक टाइम है हमारा टी इज इक्वल टू में पाई बाय 2 ओमेगा, और एक तीसरा जो टाइम है वो है हमारा पाई बाय ओमेगा। इन तीनों टाइम पे हमने जो है यहाँ पे वेक्टर फंक्शंस को अलग अलग टाइम पे डिस्क्राइब कर रखा है इस डायग्राम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है हमें R1 करके दिखा रखा है, R1 0 है, यहाँ पे टाइम इधर अलग है इधर अलग है, तो सारे अलग अलग टाइम पे यहाँ पे हमें दिखा रखा है इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एंड डिनोटेड दैम बाय R1 इज इक्वल टू में R T इज इक्वल टू में 0, R2 इज इक्वल टू में T इज इक्वल टू में पाई बाय 2 ओमेगा, R3 इज इक्वल टू में T इज इक्वल टू में पाई बाय ओमेगा रिस्पेक्टिवली। तो वही बात है कि जो मैंने अभी दिखाया आपको R1 R2 R3, इनको इस रिस्पेक्टिव टाइम के हिसाब से यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसके बाद में यहाँ पे डायग्राम के नीचे एक जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। फिगर 2.10 तो क्या बताता है ये, द वेक्टर फंक्शन, जो हमारा वेक्टर फंक्शन है यानी कि पोजीशन वेक्टर आर किसी भी स्पेसिफिक टाइम टी के लिए, इस इक्वेशन 2.23, जो इक्वेशन 2.23 का है, द हेड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ट्रेसेस आउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। जो हमारा पोजीशन वेक्टर का हेड जो है यानी कि पॉइंट पी, हमारा ये जो पॉइंट पी है ये हमारा ट्रेस करता है किसी भी एक पार्टिकल के पाथ का, जिसकी भी बात हो रही है अभी। एज इट चेंजेस, जैसे जैसे चेंज होता है, इन दिस केस वी कैन आल्सो से दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ए यूनिट्स विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल जो ट्रेस हो रहा है इस केस में ये एक सर्कल है। हाउ, ये हम कैसे कह रहे हैं, ये इस प्रकार से कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो इक्वेशन है उसके हिसाब से अगर हम स्क्वायरिंग करें एक्सप्रेशन ऑफ एक्स और वाई की, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम स्क्वायरिंग करें और इनको ऐड कर दें तो हमारा आंसर कुछ ऐसे आएगा, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल टू में हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इनको जब हम कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 आ जाएगा। इस केस में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, जो कि एक सर्कल की जो इक्वेशन होती है, विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए। किसी एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो ए है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्वेशन जो है इस केस में ये सर्कल की इक्वेशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी द पोजिशन ऑफ द हेड ऑफ वेक्टर आर टी चेंजेस। तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ टी के लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर का हेड जो होता है वो चेंज होता रहता है। एज टी चेंजेस कंटिन्यूसली द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन ट्रेसेस आउट अ कंटिन्यूस कर्व विच इज़ अ सर्कल। तो जैसे जैसे टाइम जो है वो चेंज होता रहता है उसके हिसाब से ये जो है ट्रेस करता है, और जब ट्रेस करता है ये एंड पॉइंट जो है वेक्टर का वो ट्रेस करता है तो वो सर्कल बनाएगा इस केस के लिए, ऊपर वाले केस के लिए। नाउ सपोज अ पार्टिकल
moves on a right circular cylinder of radius r shown in figure 2.11। तो हमने ये सपोज कर लिया कि जो हमारा पार्टिकल जो है वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो r है। उस केस में क्या होगा, इट्स पोजीशन वेक्टर आल्सो हैज़ अ जेड कंपोनेंट, और उसकी पोजीशन वेक्टर जो है उसके पास में एक जेड कंपोनेंट भी है। अभी जो हमने देखा केस उसमें सिर्फ हमारा एक्स और वाई कंपोनेंट था, अब इसमें हमारा ये जेड कंपोनेंट भी आ गया है। इसको देखेंगे अब, जेड कंपोनेंट जो है वो हमारा है इक्वल टू में टी एंड इज गिवन बाय, और इसको इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा, पूरी इक्वेशन जो है पोजीशन वेक्टर का दिखा रखा हमारे, जो आर टी है इज इक्वल टू में हो गया आर कोस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस में टी के कैप। इस तरीके से हमें दिखा रखा है। इक्वेशन नंबर हमारी होगी 2.24, और यहाँ पे एक फिगर भी दे रखी है 2.11, पार्टिकल मूविंग इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इस प्रकार से इसी की बात हो रही है अभी। द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड राइट सर्कुलर हेलिक्स, और जो पाथ जो होगा वो पार्टिकल का जो ट्रेस होगा उसको हम राइट सर्कुलर हेलिक्स बोलेंगे इस केस में। फॉर ईच वैल्यू ऑफ टी वी हैव अ वेक्टर आर टी। तो हम अगर कोई सी भी वैल्यू ऑफ टी के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो है आर टी की वैल्यू यानी कि पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ आएगा। इन द टू एग्जाम्पल्स डिस्कस सो फार, अभी तक हमने जो भी दो एग्जाम्पल पढ़े, एक तो इसका पढ़ लिया सर्कुलर हेलिक्स का, और एक जो सर्कल का पढ़ा हमने। द वेक्टर फंक्शन इज द पोजीशन वेक्टर, हाउएवर अ वेक्टर फंक्शन कैन रिप्रेजेंट एनी आर्बिट्ररी वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अ स्केलर वेरिएबल। तो इन दोनों केस के लिए तो ये जो वेक्टर फंक्शन जो हमारा था ये पोजीशन वेक्टर था, पर जो है हमारा वेक्टर फंक्शंस वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्ररी क्वांटिटी हो सकती है जो कि किसी एक स्केलर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि इस केस में हो गया यहाँ पे टी। इन जनरल वी कैन एक्सप्रेस अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल टी इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली एज। तो हम जो है जनरली ये वेक्टर फंक्शन का जो होते हैं इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल टी के साथ में, 2 डायमेंशन में भी 3 डायमेंशन भी, दोनों में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से कि हमने लिख दिया वेक्टर फंक्शन जो टी है हमारा वो हमारा हो गया है एफ टी आई कैप प्लस में जी टी जे कैप। और इसी तरीके से यहाँ पे दिखा रखा हमने ये वेक्टर ए जो है 3 डायमेंशन में कैसे डिनोट करेंगे, एफ टी आई कैप प्लस में जी टी जे कैप प्लस में एच टी के कैप। इस तरीके से हम जो है इसको डिनोट कर सकते हैं 2D में भी और 3D में भी वेक्टर फंक्शंस को। वेयर एफ टी जी टी एच टी आर सिंगल वैल्यूड स्केलर फंक्शंस, यहाँ पे जो हमारे एफ टी जी टी और एच टी जो है ये हमारे सिंगल वैल्यूड स्केलर फंक्शंस हैं एट टी, किसी भी पॉइंट टी के लिए। नोइंग द वेक्टर फंक्शंस ए टी इम्प्लाइज नोइंग द फंक्शन एफ टी जी टी एच टी। अगर आपको वेक्टर ए के बारे में पता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एफ टी जी टी और एच टी के बारे में भी पता है। एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, और इसका उल्टा भी ट्रू है। इफ़ यू नो अबाउट एफ टी जी टी एच टी तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वेक्टर फंक्शन से ए टी के बारे में भी पता है। The name vector function arise because vector at is a vector। ये वेक्टर फंक्शंस का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर है एंड इट डिपेंड्स ऑन अ रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, और ये जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि है टी, और ये रियल नंबर भी है। सच दैट एट ईच टी देयर इज अ यूनिक वेक्टर ए टी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें कि हर एक टी के लिए यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू आएगी हमारी, जो कि हमारे फंक्शन की यानी कि वेक्टर फंक्शन की जो है वो वैल्यू होगी गिवन बाय इक्वेशन 2.25 ए एंड बी, जिसको हम 2.25 ए और 2.25 बी जो है हमारा, इससे हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। द फंक्शन एफ एक्स जी टी एंड एच टी, जो ये हमारे फंक्शन जो हैं इनको हम कंपोनेंट फंक्शंस बोलते हैं ऑफ वेक्टर फंक्शन ए टी। कोई सा भी वेक्टर फंक्शन ए टी के इनको कंपोनेंट फंक्शन बोलते हैं हम। यू कैन विजुअलाइज अ वेक्टर फंक्शन इफ़ यू नो इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आप जो है किसी भी वेक्टर फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को आप जानते हैं। स्टडी फिगर 2.12 ए, अब आप जो है स्टडी करिए फिगर 2.12 ए को। वी हैव यूज्ड अ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू शो द वेक्टर फंक्शंस वेक्टर ए टी। हम जो है हमने यहाँ पे 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वेक्टर ए टी को डिनोट करने की कोशिश की है यहाँ पे, जो कि आप फिगर 2.12 ए में देख सकते हैं। नोट दैट द इनिशियल पॉइंट ओ ऑफ द वेक्टर फंक्शन वेक्टर ए टी इज बाउंड टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे इन सब केसेस में जो भी हमारा वेक्टर फंक्शन आ रहा है उसका जो ओरिजिन जो है वो हमारा बाउंड हो रखा है उसके ओरिजिन पे। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी इट्स एंड पॉइंट पी चेंजेस बिकॉज वेक्टर ए टी डिपेंड्स ऑन टी। तो अगर जो भी वैल्यूज अगर हम टी की वैल्यूज चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो पी की वैल्यू यानी कि जो हमारा हेड है इसका ये चेंज हो जाएगा,
क्योंकि जो हमारा वेक्टर AT जो है ये टी के ऊपर डिपेंड करता है। फिगर 2.12b शोज 3 पॉइंट्स p इज इक्वल टू में p1 p2 p3 ये 3 पॉइंट्स दिखाते हैं फॉर 3 वैल्यूज ऑफ t। तो यहाँ पे हमारे जो बी पार्ट है इसमें हमें अलग अलग वैल्यूज बता रखी है p की अलग अलग t टाइम के लिए, तो ये बता रखा है यहाँ पे। इसके बाद फिगर जो है हमारी 12c जो है इसमें हमें क्या शो कर रखा है, शो दैट अ t varies continuously the point p traces out a continuous curve in space। यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर जो हमारा टी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वेरी कर रहा है तो हमारा जो पॉइंट हेड होगा वो एक कर्व को ट्रेस करेगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दिखा रखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शंस, अगर हम देखें केस जो हमारा 2 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शन का है, द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय द टिप ऑफ द वेक्टर ए विथ चेंजिंग टी इज कॉल्ड अ प्लेन कर्व। तो आप जो देख सकते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शन के लिए जो भी हमारा कर्व जो ट्रेस होता है टिप ऑफ वेक्टर फंक्शन AT के द्वारा, वो जो है वो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है और उसको हम प्लेन कर्व कहते हैं। और इसी तरीके से 3D डायमेंशन जो कर्व होता है उसको हम जो है स्पेस कर्व कहते हैं, क्योंकि 3D में कर्व जो है वो ट्रेस हुआ है। इसके बाद में हमारा आता है द सर्कल इज इन फिगर 2.10 is an example of a plane curve and the helix in figure 2.11 is a space curve। तो हमने जो फिगर 2.10 में जो कर्व देखा था वो एक प्लेन कर्व था सर्कल का, और जो हेलिक्स का हमने जो कर्व देखा फिगर 2.11 में वो हमारा एक स्पेस कर्व है। अल्टरनेटिवली यू कैन थिंक ऑफ अ 3 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शन एज 3 सेपरेट फंक्शंस। तो इसी तरीके से आप जो है हमारे जो 3 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शन है इसको आप 3 सेपरेट फंक्शंस के रूप में भी देख सकते हैं। दैट डिस्क्राइब्स पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस, जो कि हमारे जो एक्स वाई जेड पॉइंट जो है स्पेस में उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। हियर द सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर द 3 कंपोनेंट फंक्शंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन टेल अस द पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ वेक्टर फंक्शन AT एट ईच वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेट है हमारा सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स का, ये हमें हर एक वेक्टर फंक्शन के किसी भी पोजीशन के लिए देखें तो वो जो है उसकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है किसी भी पार्टिकुलर टाइम में वो हमें पूरे तरीके से बता रही है। दीज इक्वेशन आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को जो है हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। डिस्क्राइबिंग द प्लेन कर्व और द स्पेस कर्व, जो कि हमें जो है प्लेन कर्व और स्पेस कर्व दोनों को ये डिफाइन करने में मदद करती है, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं उनको ये सेपरेटली एक्स वाई जेड पॉइंट्स को या सेपरेटली बता पाती है आराम से। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच वेक्टर फंक्शंस इन फिजिक्स। यहाँ पे इस प्रकार से पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डिस्क्राइब करने वाले काफ़ी सारे वेक्टर्स ऐसे हैं फिजिक्स में जो कि इनको इस वेक्टर फंक्शंस को डिफाइन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल के देख सकते हैं वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, आर ऑल वेक्टर फंक्शंस। ये सारे हमारे जो है वेक्टर फंक्शंस होते हैं। वुडंट यू लाइक टू वर्क आउट द फॉलोइंग SAQ टू आइडेंटिफाई सम वेक्टर फंक्शंस। तो बोल रहा है कि अब जो SAQ हमें दे रखा है SAQ 5, आप शायद से उसको करना चाहेंगे ताकि आप जो है फॉलोइंग जो हमारे वेक्टर फंक्शंस है उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसके बाद में हमारा आता है SAQ 5 वेक्टर फंक्शंस। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए SAQ 5 को, फिर हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम SAQ 5 पे आते हैं, वेक्टर फंक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर वेक्टर फंक्शन। अब हमें यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो वेक्टर फंक्शन है और बाकी कौन सा फंक्शन वेक्टर फंक्शन नहीं है, हमें यह बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आता है हमारा द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रीली विथ एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू नॉट, जो कि फिगर इसमें दे रखा है गिवन एज दिस। तो यहाँ पे इस फंक्शन का यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, हमें यह बताना है कि ये फंक्शन जो है ये हमारा वेक्टर फंक्शन है कि नहीं है। इसका बी पार्ट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एट एनी इंस्टेंस t। तो हमें जो है पोजीशन वेक्टर बताना है किसी भी बॉब का ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें यह बताना है कि वो वेक्टर फंक्शन है कि नहीं है, और इसकी इक्वेशन जो है यहाँ पे हमें दे रखी है इस प्रकार से। इसके बाद में हमारा सी पार्ट आ जाता है। सी पार्ट में हमारा आता है अब फोर्स F, जो कि हमें इस तरीके से दे रखा है अप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2m। तो ये पार्टिकल ऑफ मास 2m जो है जिसका मास 2m है 2 kg है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो है ये हमारा वेक्टर फंक्शन है कि नहीं है। इसके बाद में हमारा डी पार्ट आता है। डी पार्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M। तो यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमें ये बताना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारा वेक्टर फंक्शन है कि नहीं है। इसको जो है यहाँ पे हमें दिखा रखा है इस फॉर्मूले से। ये जो डायग्राम है आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगे सम वेक्टर फंक्शंस जो हैं इन फिजिक्स।
इन सब के डायग्राम इस केस में दे रखे, जैसे कि इसका डायग्राम ये दे रखा है, इस केस में दे रखा है। इसके बाद में जो है बी पार्ट है, बी पार्ट का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ये बॉब जो है मूव कर रही है। इसके बाद में जो हमारा ये पोजीशन है, इसका डायग्राम जो है हमें ए पार्ट में दे रखा है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो रही है और फॉल कर रहा है, और हमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बताना है कि जो है ये वेक्टर फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए अब हम ऐसे कि 5 के आंसर पे आते हैं। यहाँ पे 5 का आंसर है द वेक्टर गिवन इन इक्वेशन 1 बी एंड डी, यानी कि जो इक्वेशन ए बी डी जो इक्वेशन थी वो सारी हमारी वेक्टर फंक्शन थी। किस प्रकार से देखिए आप, द फंक्शन इन ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो आप जो इक्वेशन फर्स्ट देखी थी, जो फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वो एक फंक्शन था टाइम का, तो इस प्रकार से वो एक वेक्टर फंक्शन था। और उसके बाद में जो बी पार्ट में जो हमें फंक्शन दिया गया था वो एक एंगल का फंक्शन था, इज द फंक्शन ऑफ एन एंगल थीटा का फंक्शन था। इसके बाद में जो हमें डी पार्ट में जो फंक्शन दिया गया था वो स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन था, यानी कि उस स्पेस में कहाँ पे अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसकी वैल्यू जो है उसके हिसाब से चेंज होगी, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का था फोर्थ वाला, थ्रू द वेरियस वेरिएबल आर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरीके से हमने जो है ये बता दिया कि यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे इनमें से जो है ये वेक्टर फंक्शन थे। इसके बाद में जो सी पार्ट जो था, बट द फोर्स इन पार्ट सी इज नॉट अ वेक्टर फंक्शन एज इट इज कांस्टेंट। पर जो हमारा पार्ट सी में जो फोर्स की बात की गई थी वो जो है वो एक वेक्टर फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, और आपको पता ही है कि फंक्शन जो है वो वेरिएबल होना चाहिए तो फंक्शन तभी हो पाएगा। और ये जो है ये कांस्टेंट था, तो ये एक्चुअली फंक्शन ही नहीं है, तो इसलिए वेक्टर फंक्शन कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से ये वेक्टर फंक्शन नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न सो फार अबाउट द वेक्टर फंक्शंस। तो हम जो है जो भी हमने अभी तक पढ़ा, वो जो अभी तक पढ़ा उसके बारे में, वेक्टर फंक्शंस के बारे में हम उसको अब रिवाइज करेंगे। तो रिकैप पे आते हैं। रिकैप वेक्टर फंक्शंस। अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और अ वेक्टर फंक्शन इज अ फंक्शन whose domain is a set of real number and whose range is a set of vectors। तो वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं, वो एक ऐसे प्रकार के फंक्शन होते हैं जिनके डोमेन जो होते हैं उसमें सारे रियल नंबर का सेट होता है एक, और जो उसका रेंज जो होता है वो सेट होता है वेक्टर्स का। इस प्रकार से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल टी कैन बी रिटन एज। तो अगर आप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखें तो वेक्टर फंक्शन जो है, जो कि एक सिंगल वेरिएबल के लिए है, सिंगल वेरिएबल टी के लिए, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि 2 डायमेंशनल के किस प्रकार से लिख सकते हैं और 3 डायमेंशनल के किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एफ टी, एच टी और जी टी जो है ये सारे ये हमारे कंपोनेंट फंक्शंस हैं। और ये भी आपको पता ही है कि हमारे वेक्टर फंक्शन को जानने का मतलब ये है कि आप उसके कंपोनेंट फंक्शन को जानते हैं, और आपको अगर उसके कंपोनेंट फंक्शन के बारे में पता है किसी भी वेक्टर के, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके वेक्टर फंक्शन को जानते हैं। तो इस प्रकार से ये है। अब आगे बढ़ते हैं। यू विल नाउ लर्न हाउ टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अब हम जो है डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे किसी भी वेक्टर फंक्शन का। इन राइटिंग डाउन द डेरिवेशन ऑफ अ वेक्टर वी मस्ट रिमेंबर दैट अ वेक्टर फंक्शन हैज सेपरेटेड स्केलर फंक्शंस एज इट्स कंपोनेंट्स। तो अगर हम जो है डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि जो वेक्टर फंक्शन के यहाँ पे कंपोनेंट जो होते हैं, ये कंपोनेंट फंक्शन जो होते हैं ये स्केलर फंक्शंस होते हैं। तो हम इसका इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको जो है वेक्टर फंक्शन को उसको सेपरेट करके अलग अलग तरीके से इसके कंपोनेंट फंक्शन के रूप में उसको डेरिवेट करेंगे। तब आते हैं हम सब सेक्शन 2.4.2 पे, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू नो हाउ टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो हमें पता है कि हम स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, जो कि हमारा हो जाता है y इज इक्वल टू में एफ टी। रिकॉल फ्रॉम कैलकुलस दैट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ टी विद रिस्पेक्ट टू द टी इज डिफाइंड एज। तो आप जो है अगर रिकॉल करेंगे जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था कैलकुलस का मैथमेटिक्स कोर्स में, उसमें ये बता रखा था कि हमारा जो डेरिवेटिव होता है डी एफ बाई डी टी वो इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ अपॉन में ब्रैकेट में टी प्लस में डेल्टा टी माइनस में एफ टी अपॉन में डेल्टा टी। इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है इसको इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इन द सेम वे वी डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी एज। और इसी तरीके से हम जो है वेक्टर फंक्शन को भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन को उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। बस यहाँ पे जैसे कि एफ टी था तो उसकी जगह पे हम वेक्टर ए टी लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर देते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई द यूज ऑफ इक्वेशन 2.27। जो हमारी इक्वेशन ये है इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ द वेक्टर फंक्शन इज गिवन इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म।
तो इसको हम आसानी से किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये वेक्टर फंक्शन जो है उसके कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया हो तो वी कैन एक्सप्रेस वेक्टर 80, जो वेक्टर 80 है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसकी कंपोनेंट फॉर्म के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में उसको इस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज जस्ट इक्वेशन 2.25b। तो ये हमारी जो है इक्वेशन 2.25b है जो कि हमने पहले पढ़ रखी है, रिटर्न अगेन, जो कि हमने दोबारा यहाँ पे लिख दी। सिंस आई कैप जे कैप और के कैप जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, वी कैन राइट, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है आई कैप जे कैप और के कैप जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ गए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो इस प्रकार से ये बाहर आ गए। बाकी ये वेरिएबल है जो है, यानी कि टी इसमें वेरिएबल है, तो इस प्रकार से ये इनका डिफरेंशिएशन होगा। सो द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए टी अपॉन में डी टी, द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर टी ए टी जो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए टी आर सिंपली द डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ, जो कंपोनेंट्स है उसके एफ टी जी टी एच टी ऑफ वेक्टर ए टी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर जो होता है हमारा वेक्टर ए टी, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो उसका मतलब यह है कि सिंपली हम उसके कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वो टू डायमेंशनल वेक्टर जो है वेक्टर फंक्शन ए टी, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि इसके कंपोनेंट्स को हमने डेरिवेट कर दिया है। लेट अस नाउ अप्लाई इक्वेशंस 2.28a एंड b टू एन एग्जाम्पल। अभी हमने जो ये एग्जाम्पल्स जो है इक्वेशंस पढ़े, अब इसको हम जो है एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसकी। एग्जाम्पल नंबर 2.4 डिफरेंशिएटिंग वेक्टर फंक्शंस। अब हम जो है वेक्टर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो एक पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, उसको हम जो है टाइम का फंक्शन है वो, उसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख रखा है कि आर टी जो है इक्वल टू है 5 कोस 2t आई कैप प्लस में 5 साइन 2t जे कैप प्लस में t के कैप। डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें जो है इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करना है। शो दैट बोथ इट्स स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। हमें यहाँ पे ये भी शो करना है कि इसकी दोनों जो स्पीड और एक्सेलरेशन जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो दोनों कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं अब। द वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर वी टी ऑफ द पार्टिकल इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर। जो हमारी वेलोसिटी जो होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होती है पोजीशन वेक्टर का। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो है वेक्टर वी टी इज इक्वल टू में डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर टी। इस प्रकार से हमने लिख दिया। हमें यहाँ पे अपना वेक्टर आर टी जो है वो यहाँ पे पता है उसकी कंपोनेंट फॉर्म में, तो हम उसको उसकी कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। इसके बाद में हम जो है उसको सेपरेटली यहाँ पे डेरिवेट कर देंगे। डेरिवेट करने के बाद में हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा -10 साइन 2t आई कैप प्लस में 10 कोस 2t जे कैप प्लस में के कैप। टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर ए टी ऑफ द पार्टिकल वी डिफरेंशिएट इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो है अब हमने तो यहाँ पे अपनी वेलोसिटी तो निकाल ली, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम उसकी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ में, तो हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि वेक्टर ए टी इज इक्वल टू में डी बाई डी टी वेक्टर वी टी इज इक्वल टू में डी बाई डी टी, और हमने वेलोसिटी का जो था हमारा वेक्टर उसकी हमने यहाँ पे एक्सप्रेस उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे उसको। अब हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद में हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी -20 कोस 2t आई कैप माइनस में 20 साइन 2t जे कैप। तो इस प्रकार से हम जो है अपना वेक्टर एक्सेलरेशन जो है उसका भी निकाल सकते हैं। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो अभी हमने जो है ये तो निकाल लिया उसकी, यानी कि एक्सेलरेशन, वेक्टर एक्सेलरेशन और वेक्टर जो है वेलोसिटी वो हमने निकाल लिया। पर यहाँ पे हमें बात की गई थी, एक और बात की थी कि स्पीड के बारे में, कि हमने जो वेलोसिटी निकाली उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, ये प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड जो होती है किसी भी पार्टिकल की वो क्या होती है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। सो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने उसके दोनों पार्ट जो है, यानी कि एक तो एक्स पार्ट था, वाई पार्ट था और जेड पार्ट था, जो भी कंपोनेंट्स थे उनका हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया और उसका अंडर रूट कर दिया। इसके बाद में जो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा अंडर द रूट 101, यानी कि 101। नोट दैट द पार्टिकल्स स्पीड इज कांस्टेंट। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट है यहाँ पे। इट डज नॉट चेंज विद टाइम दो द वेलोसिटी डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेशन इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टी नहीं है टाइम के साथ में, तो ये चेंज नहीं हो रही है। बल्कि भले ही वेलोसिटी जो है वो हमारी चेंज हो रही हो, पर स्पीड जो है हमारी चेंज नहीं हो रही।
अब यहाँ पे हम जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो था उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो उसको भी सेम टू सेम इसी प्रकार से करेंगे हम एक्सेलरेशन के साथ में। हमारा आंसर आ जाएगा 20। ये भी हमारा एक कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा वेरिएबल t नहीं आ रहा है, सो इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। लेट अस नाउ ब्रीफली समराइज द रूल्स ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इन 2 and 3 डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट फंक्शन। तो हम जो है ब्रीफली समराइज करेंगे जो भी हमारे वेक्टर डिफरेंशिएशन के जो भी रूल्स हैं एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए, वेक्टर फंक्शन के लिए 2 और 3 डायमेंशनल कंपोनेंट के फॉर्म में जो है कंपोनेंट फंक्शन के फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी रूल्स है उसको हम समराइज करेंगे। तो यहाँ पे रिकैप पे आते हैं, रिकैप करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, जो डेरिवेट करते हैं हम वेक्टर फंक्शन का उसके बारे में। द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इन 3 डायमेंशन। तो डेरिवेटिव निकालने किसका, वेक्टर फंक्शन का निकाल रहे हैं जो कि सिंगल वेरिएबल है और 3 डायमेंशनल में है, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं वेक्टर फंक्शन को। और विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टी, तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी के साथ में हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो हमारा जो आंसर आएगा डिफरेंशिएशन का इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी कि हम इसके कंपोनेंट को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज 2 डायमेंशन। जो वेक्टर डेरिवेटिव जो है सिंगल वेरिएबल 2 डायमेंशन के लिए उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। और इसको जो है डिफरेंशिएशन को कैसे लिख सकते हैं, उसके डिफरेंशिएशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने 3 डायमेंशन का लिखा था, बस इसमें जो है जेड कंपोनेंट वो है हटा दिया है। यू मे लाइक टू वर्क आउट अ सिंपल प्रॉब्लम ऑन व्हाट यू हैव लर्न सो फार। तो अब ये बोल रहा है कि आपको जो है ये एक्सरसाइज हम एसक्यू दे रखा है एसक्यू 6, इसको आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। जो भी आपने अभी पढ़ रखा है उसके बेसिस पे आप इसको सोल्व करके देखिए। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ा हमने वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पर आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एसक्यू 6 पे आते हैं, डिफरेंशिएटिंग वेक्टर फंक्शंस। अब हम जो है वेक्टर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक एग्जांपल हमने देखा था, उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, जो पोजीशन वेक्टर होता है एक पार्टिकल का उसको यहाँ पे दे रखा है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमें जो है इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो हमें निकालनी है जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल में निकाली थी। तो चलिए अब हम एसक्यू 6 के आंसर पे आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की उसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो है वेक्टर टी इज इक्वल टू में हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर, जिस प्रकार से हमने पहले भी किया था, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डिफरेंशिएट करके निकल सकती है। अगर हम उसके पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें तो उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 6 माइनस में 2 टी आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप। अब इसके बाद में हम जो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। जो हमारी वेलोसिटी ये है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2 आई कैप। तो यहाँ पे हमने जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकाल लिए हैं एक पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फंक्शन 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में अराइज। तो जब भी हम किसी भी वेक्टर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 प्रकार के सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। देयर इज अ चेंज ओनली इन इट्स मैग्नीट्यूड, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस है ओनली इन इट्स डायरेक्शन, एंड थर्ड केस है बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब ये है जब भी हम किसी भी डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेक्टर फंक्शन को तो या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा या फिर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होगा। ये 3 केसेस हमारे सामने आ सकते हैं, यानी कि चेंज तो होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि किस प्रकार से ये केसेस जो है वो रिप्रेजेंट होंगे वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो फॉर्म दे रखा पार्ट ए जो है उसमें हमारे सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा जो है वेक्टर था ये वेक्टर है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो यहाँ पे डेल्टा जो है वो डिफरेंशिएट होकर कैसे अलग अलग हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे ओनली इन डायरेक्शन, यानी कि हमारा ये वेक्टर था और ये वेक्टर था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए आप डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसमें डायरेक्शन चेंज होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। इन फिजिक्स यू विल नीड टू डिटरमाइन डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर फंक्शन एंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन। आपको जो है फिजिक्स में काफ़ी बार ऐसी बात आएगी कि आपको जो है प्रोडक्ट जो होता है स्केलर वेक्टर का उसको डिटरमाइन करना, उसका डेरिवेटिव को डिटरमाइन करना, या फिर स्केलर जो है स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है, उसके डेरिवेटिव को डिटरमाइन करना है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, नोट दैट वी कैन राइट द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं उसको भी हम उसके कंपोनेंट फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। देन द प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू डिटरमाइनिंग द डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शंस।
तब जो है अगर हम इसको उसके जो है कंपोनेंट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देते तो हमारी जो प्रॉब्लम जो है वो घट के बस इतनी बढ़ जाती है कि हमें जो है स्केलर फंक्शन जो है इसको डेरिवेट करना है, जो कि हमने अपने 12th में आराम से कर रखा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है हमें। सो यू कैन यूज़, तो हम ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2.28a और b, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसको डेरिवेट करने के लिए, टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव्स ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो वेक्टर फंक्शंस के जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है उनका डेरिवेटिव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी जस्ट गिव द रूल रिजल्ट्स हेयर, तो हमने जो है रिजल्ट्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे d/dt जो है वो हो जाता है s और वेक्टर f, इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट नहीं, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे स्केलर जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे, और वेक्टर फंक्शन को जो है वो बाहर निकाल दिया, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है स्केलर फंक्शन जो है, सॉरी स्केलर जो है पार्ट उसको हमने बाहर निकाल दिया, और वेक्टर जो पार्ट है उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इनका ऐड करके। अब इसी तरीके से हम जो है डॉट प्रोडक्ट को भी इसी प्रकार से, पहले एक पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरे पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया, इसी प्रकार से ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे हमने जो है हमारा जो डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल था वो यहाँ पे लगाया है, और प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये जो है ये सारी सोल्यूशन जो है वो हमारा हो जाएगा। बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन, we would like to explain the meaning of the derivative of a vector function। हम जो है इस डिस्कशन को ख़त्म करने से पहले आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन का, उसको हम थोड़ा मीनिंग को अच्छे से समझाना चाहेंगे। लेट अस गो बैक टू इक्वेशन 2.27। तो आप जो है इक्वेशन 2.27 में जाइए, ऐसा बोल रही है। वी एक्सप्लेन ब्रीफली, हम क्या ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन डिफाइंड बाय इक्वेशन 2.27। तो जो इक्वेशन हमें 2.27 में दिखाई गई थी उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में, ये अभी हम देखेंगे। यू विल नॉट बी एग्जामिन्ड ऑन द मैटर गिवन इन द बॉक्स। अभी जो यहाँ पे आप ये पढ़ने जा रहे हैं ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आपको जो है एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस पर आपको जो है नंबर नहीं दिए जाएंगे, यानी कि रिलेटेड नहीं है कोर्स से, पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ेंगे। आप वरना आप इस सेक्शन को जो है यानी कि इस बॉक्स को आप स्किप कर सकते हैं और अगले पार्ट में आ सकते हैं। इसके यहाँ पे आ रहा है हमारा डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन आखिर होता क्या है। वी कैन इंटरप्रिटेट द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन वेक्टर 80 डिफाइंड बाय इक्वेशन 2.27 ज्योमेट्रिकली एज द टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय इट। तो हम जो है वेक्टर जो है हमारा है वेक्टर 80, इसके डिफरेंशिएशन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट है इस कर्व का, किसी भी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो कर्व बना रहा है ये उसका टेंजेंट है, ये कह सकते हैं। इट आल्सो गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर विद द वेरिएबल टी। और ये जो है हमारा ये रेट ऑफ चेंज जो होता है वेक्टर का वो भी हमें देता है किसी भी वेरिएबल टी के लिए। तो ये दोनों जो है इसके काम होते हैं, जो कि हमारे जो है नॉर्मल फंक्शन जो है वेक्टर फंक्शन या फिर स्केलर फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन जो है उससे काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लेट अस कंसीडर स्केलर वेरिएबल टी एंड द कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर फंक्शन वेक्टर 80। तो हम जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों हमारे स्केलर फंक्शन जो है एक वेक्टर फंक्शन लेंगे, उसमें एक स्केलर क्वांटिटी है जो वेरिएबल है हमारी टी, जो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। स्टडी फिगर 2.15, आपको 2.15 जो है फिगर को उस पर देखना है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द वेक्टर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल इंटरप्रिटेड एज अ कर्व इन स्पेस। तो यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन है, ये इस कर्व से दिखा रखा है उसको, जो यानी कि ये पोजीशन वेक्टर का वेक्टर फंक्शन है, और ये कर्व जो है ये ट्रेस कर रहा है इस प्रकार से। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इट शोज द वेक्टर फंक्शन वेक्टर 80 इन फॉर्म ऑफ अ कर्व इन स्पेस एज इन फिगर 2.12c। तो ये जो है यहाँ पे वेक्टर फंक्शन को एक कर्व के रूप में दिखा रखा है। नाउ स्टडी फिगर 2.15a, लेट द वेक्टर OP t इन फिगर 2.16a डिनोट वेक्टर 80 एट एनी टाइम ऑफ t। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा फिगर बोल रही है हमें, 2.16a। तो 2.16a को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखेंगे कि a जो है हमारा वेक्टर 80 ये है, और इसके बाद में हमारा जो है टाइम पीरियड जैसे जैसे घूम रहा है, यानी कि टाइम बीत रहा है, तो कुछ टाइम बाद के में हमारा जो वेक्टर 8 जो है वेक्टर a t प्लस डेल्टा टी जो है हमारा वेक्टर वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद में ये जो चेंज है ये इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये चेंज को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक टेंजेंट की तरह बनाएगा। जब ये डिफरेंस जो है बहुत छोटा हो जाएगा तब ये एक टेंजेंट बना देगा इसके ऊपर। तो वही बात यहाँ पे हो रही है अब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर 80 एट एनी वैल्यू ऑफ टी के किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ओपी को डिनोट कर रहा है,
कि किसी भी टाइम टी के लिए यहाँ पे ओपी जो है वेक्टर ए ये डिनोट कर रहा है। वी नाउ इंक्रीज द स्केलर टी एट एन बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से जब टाइम बढ़ गया तो यहाँ पे आ गया फिर द वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द स्केलर टी प्लस में डेल्टा टी इज वेक्टर ए टी प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वेक्टर जो कोरस्पोंड हो रहा है यहाँ पे वो क्या है, हमारा है वेक्टर ए प्लस यानी कि वेक्टर ए टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि हमारा डिनोट हो रहा है क्यू ओ से, ओ क्यू से हमारा ये डिनोट हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तो देखेंगे द चेंज ऑफ द वेक्टर जो है हमारा कोरस्पोंडिंग टू द चेंज डेल्टा टी इन टी इज दिस। तो जो हमारा चेंज जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यू कैन सी दैट डेल्टा जो है वेक्टर चेंज इज द वेक्टर पी क्यू। ये पी क्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर जो कि वहाँ पे दिखाई रखा था। नोट दैट डेल्टा वेक्टर ए इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर जो है यहाँ पे चेंज जो वेक्टर है वेक्टर चेंज वो हमारा जो है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में नहीं है, वो उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि एक तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा वो जब वो डिफरेंस छोटा होगा। अभी वो परपेंडिकुलर नहीं है पर एक तरीके से वो परपेंडिकुलर है उसके। दिस इज ट्रू जनरली। तो ये जो है ये जनरली ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। तो जब भी एक पार्टिकल जो है पैराबोलिक पाथ में मूव करे या फिर सर्कल में मूव करे, एलिप्स में मूव करे, जो उसकी जो पोजीशन जो होगी यानी कि जो चेंज होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो चेंज डेल्टा आर इज इट्स पोजीशन वेक्टर इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सेप्शन। क्या आप एक एक्सेप्शन के बारे में देख सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन इसका हो सकता है। ऑब्वियसली डेल्टा वेक्टर आर इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर कोई सा भी पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर नहीं है, एलिप्स नहीं है, कुछ ऐसे कर्व नहीं आ रहे हैं, उस केस में सिर्फ उसी केस में जो हमारा चेंज जो होगा और जो वेक्टर आर जो होगा उनका जो है जो डायरेक्शन जो है वो एकदम सेम रहेगी। when we chose the origin at the starting point, और उसका origin जो है हम starting point जो है उस पर रखेंगे। let us now go back। अब हम जो है फिर से go back करते हैं, जो फिगर थी हमारी 2.16 उस पर जाते हैं। अब see that the delta t is a scalar। आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी जो है वो हमारा स्केलर है और हमारा डेल्टा जो वेक्टर आर है वेक्टर ए डेल्टा वेक्टर ए अपॉन में डेल्टा टी इज अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज पी क्यू। तो और जो हमारा जो ये डेल्टा वेक्टर ए अपॉन में टी जो है वो भी हमारा पी क्यू जो है वो सेम डायरेक्शन में है। एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और जैसे जैसे जो है हमारा डेल्टा टी जो है वो जीरो से अप्रोच करेगा वो जो है वो एकदम छोटा हो जाएगा और वो टेंजेंट बना देगा, जैसे मैंने कहा क्यू अप्रोचेस टू पी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो है ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वेक्टर ए अपॉन में टी डेल्टा टी बिकम्स द वेक्टर टेंजेंट टू द कर्व एट पी। तो ये जो है वेक्टर टेंजेंट बन जाता है वेयर एज इट एग्जिस्ट एंड इज नॉट जीरो, और जो है ये एग्जिस्ट करता है और ये जीरो नहीं होता है। इट इज डायरेक्टेड इन द सेंस इन विच पॉइंट पी वुड मूव इफ द वैल्यू ऑफ टी इज इंक्रीज्ड। और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से होती है कि अगर इसकी डायरेक्शन में अगर पॉइंट पी मूव करे तो हमारी डेल्टा जो टी है यानी कि टी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होती है। दस द डेरिवेटिव डेल्टा वेक्टर ए टी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में जो होता है डेरिवेटिव वो क्या होता है, वो टेंजेंट होता है किसी भी स्पेस कर्व का। वेयर एज जो हमारा डेरिवेटिव है वेक्टर ए टी एग्जिस्ट एंड वेक्टर ए टी जो है वो इज नॉट इक्वल टू में जीरो। तो ये दोनों केसेस होने चाहिए कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और हमारा वेक्टर जो है डेरिवेटिव जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों केसेस फुल कर रहे हैं, जो हमारी कंडीशन है फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारा जो डेरिवेटिव निकलेगा किसी भी वेक्टर फंक्शन का वो उसका टेंजेंट जो है वो बताएगा। नाउ डेल्टा वेक्टर ए अपॉन में डेल्टा टी आल्सो गिव द चेंज इन ए पर यूनिट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टी ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा टी। और जो हमारा ये जो है ये केस अभी जो हमने पढ़ा दूसरा केस वो है हमारा डेल्टा वेक्टर ए अपॉन में टी जो है वो क्या बताता है, वो चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। सो द डेरिवेटिव जो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए टी इज इक्वल टू में हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वेक्टर ए अपॉन में डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। यू कैन सी दैट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेल्टा वेक्टर ए अपॉन में टी इज एनालोगस टू द वन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन से डी यू टी अपॉन में डी टी।
तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो हमें वेक्टर ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वेक्टर फंक्शन की और जो स्केलर फंक्शन की है वो काफ़ी हद तक एकदम सेम है, कोई ऐसी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउएवर देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस, पर यहाँ पे ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बिटवीन द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन एंड स्केलर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन के बीच में एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? सिंस ए वेक्टर इज अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए इज ए वेक्टर, इट कैन चेंज बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर ए जो है, जब हम वेक्टर फंक्शन करते हैं उसमें वेक्टर जो होता है वो दोनों अपनी मैग्नीट्यूड और चेंज को यानी कि डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। वेयर एज स्केलर फंक्शन जो है वो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसलिए इसमें यही सबसे बड़ा ये है चेंज होता है कि अगर आप किसी भी स्केलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो आपको सिर्फ एक ही केस मिलेगा कि उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। पर वेक्टर फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें 3 केसेस मिलते हैं जो कि हमने पढ़ा। एक जो है मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, दूसरा डायरेक्शन चेंज हुआ, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हुआ, ये तीसरा केस। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। अब हम जो है एक एग्जाम्पल जो है जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, उसको हम कंसीडर करेंगे जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई करने के लिए, और इस पर अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो है हमारे जो डॉट प्रोडक्ट जो थे, यानी कि स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इनको जो है किस प्रकार से हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इक्वेशन जो है 2.30a टू एनालाइज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। तो हमें जो है इक्वेशन जो थी हमारी 2.30a उसको हमें अप्लाई करना है और एनालाइज करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल्स का। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी वेक्टर आर कांस्टेंट बट देयर डायरेक्शंस आर चेंजिंग एज पर पार्टिकल मूव्स इन द सर्कल। तो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आप देख सकते हैं जो भी पोजीशन वेक्टर और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, पर उनकी डायरेक्शन जो है चेंज होती रहती है। तो इसके कारण जो है वेक्टर चेंज होता रहता है। लेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी वी। अब जो है हम उसकी स्पीड जो है उसको मान लेते हैं, किसी भी पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसको पार्टिकल की स्पीड हम वी मान लेते हैं। एंड लेट इट मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, और जो है उसका जो सर्कल ऑफ रेडियस क्या है वो आर है। देन वी कैन राइट, तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर जो है, वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है तो उसकी वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो करेंगे, पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा जो कि हमारा कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं वेयर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है और जो हमारा वेलोसिटी है आर द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, ये चीज़ है। यूजिंग इक्वेशन 2.30a, आप 2.30a का इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करेंगे हम हमारा जो है वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर डॉट पोजीशन वेक्टर, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो है यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा एक तरीके से। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है वेक्टर दे रखा है वेक्टर आर डॉट आर, हमें पता है कि ये क्या होता है, ये आर स्क्वायर होता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया डी बाई डी टी आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा फैक्टर जो है ये हमारा फैक्टर जीरो आ जाएगा। अब ये जब जीरो आ गया हमारा तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इस केस में ये दोनों प्लस हो सकते हैं, तो यहाँ पे टू आर वेक्टर आर डॉट डी आर बाई डी टी इस तरीके से आ जाएगा ये, और टू को हम जीरो के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये यानी कि डिवाइड में चला जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बचेगा वो ये बचेगा। अब हमें पता है कि डी आर बाई डी टी जो है यानी कि डी वेक्टर आर बाई डी टी जो होता है वो हमारा वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे वही दे रखा है रीज़न कि ये क्यों हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा केस आ गया सेकंड केस, इसको देखेंगे। अब इसके बाद में हमारा जो है सेकंड केस क्या बताता है हमें कि जो हमारा पार्टिकल है और जो अंडरगो कर रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो हमारी वेलोसिटी है वो है परपेंडिकुलर है उसके पोजीशन वेक्टर के। लेट अस नाउ अप्लाई द रिजल्ट्स अबव टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब जो हमने जो रिजल्ट्स अपना अभी आए हैं हमारे उसको हम वेलोसिटी के ऊपर भी अप्लाई करेंगे जिस प्रकार से हमने उसको पोजीशन वेक्टर के ऊपर किया है। अब वेलोसिटी के ऊपर उसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ होगी यहाँ पे, और ये जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में जीरो। अब ये क्या कह रहा है, ये भी सेम चीज़ कह रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और इक्वेशन 3 जो है ये हमें क्या कह रही है, ये टेल अस द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। बट देन कैन वी से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन।
तो हम उसके एक्सेलरेशन के लिए क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए? क्या ये जो हमारा पहला केस था, यानी कि पहला केस कौन सा, कि पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है या फिर उसके पैरेलल है, हमें ये बताना है। वी ऑलरेडी नो दैट द पोजीशन वेक्टर आर is perpendicular to the velocity and also the velocity is perpendicular to the acceleration. Since circular motion is confined in a plane, क्योंकि circular motion एक plane में है, this suggests that r and a जो हमारा यानी कि पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन है must be parallel और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये या तो अपने एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए या फिर एंटी पैरेलल होने चाहिए। लेट अस फाइंड आउट विच ऑफ दिस टू इज एक्चुअली द केस। तो अब हम जो है यहाँ पे फाइंड आउट करें कि इनमें से कौन सा केस है। वी फर्स्ट डिटरमाइन द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को डिटरमाइन करते हैं, किसका, वेलोसिटी डॉट वेक्टर का। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव डिटरमाइन करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो है इसका इक्वल टू में जीरो आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू में जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको हम अलग निकाल देंगे अलग अलग करके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे इस पार्ट को हम इसके, और ये हमारा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी में ही। तो वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी प्लस में वेलोसिटी डॉट एक्सेलरेशन, यानी कि इस पार्ट को भी सोल्व कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब जो है हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपको ये पता ना हो कि ये क्यों आया है, तो ये हमने अभी निकाला था, पहले निकाला था, जैसे कि इस पार्ट में देख सकते हैं वेलोसिटी डॉट एक्सेलरेशन ए था, उसी से इससे पहले वाले पार्ट में हमने निकाला था डिस्प्ले यानी कि पोजीशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू में जीरो। तो इधर इस प्रकार से यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है, यानी कि हमारा पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू में है माइनस वी स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव है। सिंस द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वी, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वी जो कि ये है इस नेगेटिव, द एंगल बिटवीन दैम हैज़ टू बी 180। तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, उसको 180 होना पड़ेगा, बिकॉज कोस थीटा जो है वो इक्वल टू में -1 है। रिकॉल दैट डेफिनेशन, तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को आप डिफाइन यानी कि रिकॉल करेंगे तो उसमें कोस थीटा आता है। तो कोस थीटा यहाँ पे -1 है, तो यानी कि एंगल जो है वो 180 है। दस फॉर इक्वेशन वी के लिए वी गेट, हमें क्या मिलता है कि माइनस ए आर इज इक्वल टू में माइनस वी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ए आर यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस ए आर इज इक्वल टू में माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा हमारा वी स्क्वायर बाय आर, इस प्रकार से। दस द एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर ए जो है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एंटी पैरेलल एंड अपोज द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो ये जो होता है एक्सेलरेशन, ये एंटी पैरेलल होता है पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन से, और ये उसको अपोज करता है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमने निकाल लिया है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, और इसको हम जो है जनरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बिकॉज इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि ये जो है सेंटर ऑफ सर्कल की ओर पॉइंट करती है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एट ऑल द इंस्टेंस ऑफ टाइम, हर टाइम पे ये सेंटर की ओर ही पॉइंट करती है। यहाँ पे इसको डायग्रामेटिक तरीके से दिखा रखा है, ये सेंटर की ओर पॉइंट कर रही है। इसके अलावा एक जो फोर्स है वो बाहर की ओर लगती है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ समराइज व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव स्टडीड इन दिस यूनिट। अब जो है इसके बाद में हमारा समरी आता है, तो यानी कि हाँ भाई हमारा सेक्शन 2.4 खत्म होता है। इसके बाद में आता है सेक्शन 2.5 समरी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।